नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ब्रिटिश की आर्थिक नीतियाँ उनको कंप्लीट किया था। उसी क्रम में हम लोग आज ब्रिटिश की राजनीतिक नीतियाँ इसको कवर करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के 2 चैप्टरों को कवर किया था, जिसमें कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। अब उसी क्रम में हम लोग ब्रिटिश की कुछ नीतियों उनको डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आर्थिक नीतियाँ हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आर्थिक नीतियों में हम लोगों ने ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियाँ, जिसमें 3 भू राजस्व नीतियों का जिक्र किया था हमने, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त। उसी क्रम में कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना, और अकाल वगैरह, इनकी चर्चा हम लोगों ने डिटेल में की थी। उसी क्रम में आज के वीडियो में हम लोग जो हैं ब्रिटिश की राजनीतिक नीतियों पर चर्चा करेंगे, है ना। तो राजनीतिक नीतियाँ, जो पॉलिटिकल पॉलिसी जो हैं, उनके उद्देश्य क्या रहे हैं। राजनीतिक नीतियाँ, इन राजनीतिक नीतियों में एक तो हमें 2-3 बातें ध्यान से समझनी है। एक तो इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्लियर है। और दूसरी बात, इन आर्थिक राजनीतिक नीतियों में वो कौन कौन सी नीतियां हैं जिसके माध्यम से ब्रिटिश ने साम्राज्य विस्तार किया और कुछ आर्थिक लाभ कमाया। देखिए, एक बात कन्फर्म है कि ब्रिटिश ने भारत में कोई भी नीति लागू की हो, चाहे वो उनकी आर्थिक नीति हो या उनकी राजनीतिक नीति हो या उनकी सामाजिक नीति हो या धार्मिक नीति हो, कहीं ना कहीं इन सारी नीतियों में ब्रिटिश जो है लाभ के लिए काम कर रहे थे। ये हम लोग शुरू से समझे, ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जो हमेशा लाभ के लिए काम कर रही है। उसी उद्देश्य के साथ ये कहा जा रहा है कि कोई भी नीति रही ब्रिटिश की, हमेशा उनका लाभ उसमें छुपा हुआ है। ये हम कहें कि ब्रिटिश कोई भी नीति बना रहे हैं तो उस नीति का उद्देश्य वही है कि वो कंपनी और उससे संबंधित लोगों को लाभ हो, अधिक से अधिक लाभ हो, क्लियर है। तो उसी प्रक्रिया में राजनीतिक नीतियां हैं जो कंपनी अपने लाभ के लिए काम करेगी। अगला मामला है कि वो कौन कौन सी नीतियां हैं, तो हमें उन नीतियों के अंतर्गत पढ़ना है। सबसे पहले सहायक संधि। सहायक संधि, इंग्लिश में इसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, सहायक संधि, क्लियर है। हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या है। और दूसरी एक नीति है वो पढ़नी हमें, हड़प नीति। हड़प नीति, है ना, ठीक। और एक नीति और पढ़नी है, घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, घेरे की नीति, ठीक। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन इन लैप्स कहा जाता है। हड़प नीति को गोद निषेध नीति भी कहा जाता है, इसको गोद निषेध, गोद निषेध नीति भी कहा जाता है, क्लियर है। तो ब्रिटिश राजनीतिक नीतियों के अंतर्गत हमको जो है इन 3 नीतियों का जिक्र करना है। कई सारे सवाल इन नीतियों से कंपलसरी पूछे जाते हैं, मेंस में सवाल आते हैं, तो हम लोग दोनों चीज़ों को ध्यान रखेंगे। पीटी और मेंस में जो जो सवाल बन सकते हैं उनके आंसर्स आपसे बन पाएँ, उसी उद्देश्य से हम लोग इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला सवाल है कि ये जो नीतियाँ बनी, इन नीतियों के बनने का उद्देश्य क्या है, चाहे वो कोई भी नीति हो, इनका उद्देश्य क्या है। तो हम लोग एक तो समझ ही रहे थे कि नीतियों का उद्देश्य ब्रिटिश का लाभ है, क्लियर है। हर नीति में कोई ना कोई लाभ छुपा हुआ है, लेकिन वो लाभ किस प्रकार का है, कि वो लाभ आर्थिक है, क्या लाभ वो राजनीतिक है। तो जो हमने ब्रिटिश की आर्थिक पॉलिसी पढ़ी थी, उन आर्थिक नीतियों में ब्रिटिश का जो पर्पज था वो था आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए काम कर रही थी वो नीतियाँ, जिससे ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक संपन्नता मजबूत बनी रहे, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। लेकिन जब राजनीतिक नीतियों की बात करेंगे तो लाभ तो यहाँ भी होगा कंपनी को, लेकिन लाभ क्या होगा, वो राजनीतिक लाभ होगा। ये जो लाभ है कंपनी के लिए, राजनीतिक लाभ की बात हो रही है। लाभ तो है लेकिन वो कैसा लाभ है, राजनीतिक। अब इन नीतियों से कंपनी को किस तरीके का राजनीतिक लाभ होने वाला है,
इन्हीं बातों को समझना है। तो देखिए, कंपनी जब भारत में आई थी तो शुरुआत में उसने युद्धों के माध्यम से भारत का विस्तार किया। क्लियर है? जिसमें कंपनी का काफी युद्ध व्यय होता था, खर्चा होता था। इसी युद्ध व्यय और खर्चे को कम करने के लिए कंपनी ने नीतियों को लागू किया है। दरअसल कंपनी चाह रही है कि भारत के बड़े बड़े राज्य तो जीत लिए थे कंपनी ने। बंगाल जीत लिया था 2 युद्धों के माध्यम से, पढ़े थे हमने, बक्सर और प्लासी के माध्यम से। मैसूर को जीता था 4 युद्धों के माध्यम से, और मराठों को जीता, पंजाब को जीता, जो हमने ब्रिटिश विस्तारवादी नीति पढ़ी थी। इन युद्धों में ब्रिटिश का काफी खर्च होता था, युद्ध व्यय जिसको कहा जाता था, तो युद्ध व्यय बहुत ज्यादा था। अब कंपनी सोच रही है कि बिना युद्ध किए भारत में कंपनी का विस्तार किया जाए या ब्रिटिश का विस्तार किया जाए। तो उस युद्ध व्यय से बचने के लिए कुछ नीतियां लेकर के आ रहे हैं। इन्हीं नीतियों का उद्देश्य भी है कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाए। क्लियर है? तो जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ किस तरीके से है, तो राजनीतिक लाभ का मतलब यह है कि युद्ध व्यय, ठीक, युद्ध व्यय से बचते हुए या बिना युद्ध किए हुए बचते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना। क्लियर है? क्योंकि युद्ध करने से कंपनी को जन और धन दोनों तरीके की हानि होती थी। जैसे कंपनी के अधिकारी भी मारे जाते थे, कंपनी का पैसा भी बहुत सारा खर्च होता था। तो कंपनी उन दोनों चीजों से बचना चाहती है, पैसा भी खर्च नहीं हो उसमें, धन का खर्च ना हो अनावश्यक, दूसरा उसमें ब्रिटिश जो आर्मी थी उसका भी नुकसान ना हो, लोगों की डेथ भी ना हो। तो बिना युद्ध किए ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हो जाए, उसी विस्तार को ध्यान में रखते हुए कंपनी इस तरीके की नीतियां लेकर के आ रही है। इसका मतलब ये होगा कि नीतियों में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं होगा, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होगी, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किया जाएगा। दरअसल मामला यह था कि कंपनी ने युद्ध के माध्यम से बड़े बड़े राज्यों को तो कैप्चर कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था, लेकिन इस समय भी कुछ छोटे छोटे राज्य बचे हुए थे जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर थे। उन्हीं कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इस तरह की नीतियां लेकर के आ रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का युद्ध व्यय नहीं होगा, जन धन हानि भी नहीं होगी और कंपनी का विस्तार हो जाएगा। क्लियर है? तो इन तीनों नीतियों का उद्देश्य है कि बिना युद्ध किए, बिना युद्ध व्यय किए हुए कंपनी का विस्तार करना। क्लियर है? ठीक। अब दरअसल हमें ये नीतियां समझनी है, इन नीतियों का क्या उद्देश्य रहा है, किसी माध्यम से उद्देश्य ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अब कुछ पीटी के लिए फैक्ट ध्यान रखने हैं। ये तो मेंस में थोड़ा सा आप जैसे पृष्ठभूमि लिख सकते हैं कि इन नीतियों का उद्देश्य क्या था। इन सब से मेंस में सवाल आए हुए हैं, खासकर ये सहायक संधि से। सहायक संधि पे कई तरीके के मेंस में सवाल हैं कि सहायक संधि की क्या विशेषताएं थी, सहायक संधियों ने भारतीय राजाओं को अपाज बना दिया। तो वो सारी बातों को समझेंगे किस मामले में था, है ना। और कुछ पीटी के लिए फैक्ट ध्यान रख सकते हैं, जैसे सहायक संधि जो है 1797 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली, ये तत्कालीन गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड वेलेजली। तो सहायक संधि उसके माध्यम से लागू की गई, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसी तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो हड़प नीति है गोद निषेध नीति, इसका मतलब अर्थ हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन इसको लागू करने वाला जो व्यक्ति है वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से इस तरह की नीति लागू की जा रही है। क्लियर है? और ये जो घेरे की नीति है, तो घेरे की नीति को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया। तो इस तरीके के सवाल पीटी में कई बार मैचिंग के लिए, कई बार क्रम में लगाने के लिए इस तरीके के सवाल आते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के ध्यान रखिएगा उद्देश्य इन नीतियों का क्या है और इन नीतियों को कौन कौन लागू कर रहा है, कब लागू कर रहा है, इस तरीके की चीजें। आगे हम लोग इन नीतियों को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये सहायक संधि क्या है। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि।
तो कच्छ संधि और समझौते की बात की जा रही है। क्लियर है? देखिए, हमने पीछे देखा कि लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को लागू किया। अब आपसे सहायक संधि की विशेषताएं क्या हैं, यह ध्यान में रखना है। सहायक संधि के अंतर्गत कुछ बातें कही जा रही हैं, जैसे यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और देशी राज्यों के बीच की जा रही है। ये जो समझौता है, जैसे मैं कहूं कि ये संधि क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे यह एक समझौता है, यह एक समझौता है, एक एग्रीमेंट है। और ये समझौता किस किस के बीच में है? तो एक तरफ है आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ है देशी राज्य, जो छोटे छोटे रियासतें हैं, है ना, लोकल स्टेट हैं, उनकी बात हो रही। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और देशी राज्यों के बीच में एक समझौता हो रहा है, एक संधि हो रही है, जिसके बदले संधि समझौते का मतलब यही होता है कि कुछ बातों को देशी राज्य मान लेंगे, कुछ बातों को ईस्ट इंडिया कंपनी मान लेगी, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया। क्लियर है? इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसकी दरअसल विशेषताएं क्या हैं, सहायक संधि की विशेषता। सहायक संधि की विशेषताओं के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है विशेषताएं, सवाल यहीं से आएगा। क्लियर है? विशेषता देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी राज्यों से कहा कि आप हमारी कुछ बातें मान लीजिएगा, बदले में हम आपको जो है कुछ सुरक्षा उपलब्ध करवाएंगे। क्लियर है? देखिए, मामला यह है कि जो भारत में देशी रियासतें या जो देशी राज्य रजवाड़े हैं, जैसे देखिएगा यहाँ हैदराबाद है, इस समय हैदराबाद था, ठीक है, और आपने देखा था कि मराठे जो हैं कई छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, जैसे इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, गुजरात के गायकवाड़। तो इस तरीके से मराठे भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गए हैं। क्लियर है? इंदौर के होलकर, इस तरीके से, और दूसरे कई छोटे छोटे राज्य हैं। तो ये राज्य आपस में लड़ते रहते हैं, संघर्ष होता रहता है। उसी प्रक्रिया में कहा जा रहा है कि कंपनी इन राज्यों से कह रही है कि हम आपको सुरक्षा उपलब्ध कर पाएंगे, यदि आप पर कोई दूसरा राज्य आक्रमण करता है तो हम आपकी सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे, आपके बदले में लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, आपको जो है पूरी सुरक्षा उपलब्ध होगी हमारी तरफ से। ये बात कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है। उसी प्रक्रिया में देशी राज्यों से कहा जा रहा है कि आप हमारी कुछ शर्तों को मान लीजिएगा, बदले में हम आपको क्या देंगे? सुरक्षा। क्लियर है? देशी राज्यों को सुरक्षा मिल रही, बदले में राज्यों पर कुछ शर्तें रखी जा रही हैं, उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखना है। जैसे क्या कहा जा रहा है कि जो राज्य हैं, देशी राज्य अपनी सेना को समाप्त कर दें, देशी राज्य अपनी सेना को समाप्त कर दें। क्लियर है? और इसकी जगह पे जो है ब्रिटिश सेना को नियुक्त किया जाए, ब्रिटिश सेना को नियुक्त किया जाए। ये पहली बात कही जा रही है। देशी राज्यों से कहा जा रहा है कि आप अपनी सेना को समाप्त कर दीजिएगा, उसकी जगह पे ब्रिटिश आर्मी को अपॉइंटमेंट करिएगा। क्लियर है? और इस ब्रिटिश आर्मी को, जो दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ब्रिटिश सेना को वेतन इन राज्यों के द्वारा या राज्यों से दिया जाएगा। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात यह कही जा रही है कि इन देशी राज्यों में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? पहला पॉइंट है कि देशी राज्य अपनी सेना खत्म कर दें, वहां की जगह पे ब्रिटिश आर्मी को अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तीसरी बात है कि आपके दरबार में, आपके कोर्ट में एक देशी रेजिमेंट, ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी। अगली बात कही जा रही है इन विशेषताओं के अंतर्गत कि आप जो हमसे बिना पूछे, ब्रिटिश जो देशी राज्य हैं, किसी से कोई संधि या समझौता नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का संधि समझौता नहीं करेंगे। अर्थात
कि भारत में जो और दूसरी अन्य यूरोपीय कंपनियां थीं, जैसे फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, तो देसी राज्य अंग्रेजों से बिना पूछे हुए किसी भी दूसरे यूरोपीय लोगों से किसी भी तरीके का संधि, समझौता, एग्रीमेंट नहीं करेंगे। क्लियर है, ये बात कहा जा रहा है। तीसरी बात कही जा रही है कि आपके आंतरिक मामलों में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में कंपनी कोई भी हर प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्लियर है। तो देशी राज्य सेना को खत्म कर देंगे, ब्रिटिश आर्मी अपॉइंटमेंट की जाएगी, वेतन उनको राज्यों के द्वारा दिया जाएगा, ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी देशी राज्य में। क्लियर है। और देशी राज्य बिना कंपनी से पूछे किसी से संधि समझौता नहीं करेंगे। क्लियर है। और कहा जा रहा है कि आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ सहायक संधि की कुछ विशेषताएं हैं जो इन राज्यों को, जैसे कहा ना मेंस में सवाल पूछा कि देशी राज्यों को अपाज या पंगु बना दिया गया, तो अपाज पंगु बनाने की बात यही हो रही है कि जब सेना खत्म हो गई, राज्यों की अपनी कोई सेना नहीं उनके पास, तो एक प्रकार के अपाज हो गए, उसके जगह ब्रिटिश सेना अपॉइंटमेंट की जा रही है, उस ब्रिटिश सेना को ये देशी राज्य पेमेंट करेंगे। क्लियर है। इस तो आर्थिक कमजोरी भी नजर आ रही है और उनकी विदेश नीति को सीमित किया जा रहा है कि आप किसी संधि समझौता नहीं करेंगे। क्लियर है। तो ये इस तरीके की बातें कहा जा रही है कि सहायक संधि ने भारतीय राज्यों को अपाज बना दिया। क्लियर है। ठीक। अब दूसरा मामला यह है कि सहायक संधि के माध्यम से कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, ये पीटी में सवाल आता है। क्लियर है, इसको ध्यान रख लेना है। तो सहायक संधि के माध्यम से कुछ राज्य हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य। इन राज्यों से कई बार पीटी में सवाल आए हुए हैं सीक्वेंस में लगाने के लिए, है ना, इस तरीके के। तो इन सवालों को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो राज्य है वो हैदराबाद। क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखेंगे तंजौर, उसके बाद अवध। क्लियर है। हैदराबाद, तंजौर, है ना, अवध, तंजौर के बाद मैसूर को ध्यान रखिएगा। पहले मैसूर, क्रम से ध्यान रखेंगे। मैसूर के बाद है आपका अवध, है ना। इनकी डेटें भी ध्यान रखेंगे, हम लोग डेटा लिखूंगा। अवध, हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध, है ना। पेशवा, आगे पेशवा, भोसले और सिंधिया। ये राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। एक सवाल ये आता है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था, तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद। क्लियर है। पहला राज्य है आपका हैदराबाद। जैसे ये सबसे पहले 1797-98 में साइन कर रहा है, और उसी क्रम में तंजौर है, 1799 का मामला है ना। मैसूर भी है 1799 मैसूर का मामला है ना। 1801 में अवध का मामला है, ठीक उसी सीक्वेंस में। और 1802 में आपके पेशवा हैं, 1802। भोसले 1803 का मामला है, जो सहायक संधियों पर साइन कर रहे हैं। और 1804 में ये सिंधिया हैं। तो आपसे कई बार पीटी में इस तरीके के सवाल सीक्वेंस में लगाने के लिए आते हैं कि कौन से राज्य थे जिन्होंने सहायक संधि पर साइन किया। ये हैदराबाद बहुत पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है। तो सबसे पहले हैदराबाद, फिर तंजौर, मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, इन्होंने जो है सहायक संधि को साइन करने का मामला किया था। डेट मैंने लिख दी है इस तरीके से। अब एक सवाल इसमें और आता है कि ऐसा कौन सा राज्य था जिन्होंने इस सहायक संधि पर साइन नहीं किए थे। क्लियर है। तो नोट करके ध्यान रखिएगा, इंदौर के जो हैं अपने सहायक सिंधिया हो ग्वालियर के, इंदौर के होलकर, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, कहीं नोट करके लिख लीजिएगा कि इंदौर की होलकर, नोट करके लिख लीजिए, इंदौर
कि होलकर ने इस सहायक संधि पर साइन नहीं किए थे। क्लियर है? यह भी कमीशन ने सवाल पूछा है। इतने राज्य जिन्होंने साइन किए हैं, इंदौर के होलकरों ने साइन इस तरीके हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ साथ में नोट बना सकते हैं। पीटी के लिए कंटेंट काफी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर सवाल दिखते ही दिखते हैं। ठीक है, तो ये सहायक संधि की बात होती है। लॉर्ड वेलेजली का नाम ध्यान रखेंगे। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को अपनाने की बात की थी। आगे बात करते हैं हम लोग हड़प नीति पर। अगली नीति है ब्रिटिश की हड़प नीति। हड़प नीति को मैंने कहा कि गोद निषेध नीति भी कहा जा रहा है ना। हड़प नीति, गोद निषेध नीति। डॉक्ट्रिन इन लैप्स। हड़प नीति को डलहौजी लेकर के आते हैं, डलहौजी के द्वारा लागू की जाती है। ये गोद निषेध नीति का मतलब ये हुआ, डलहौजी ने ये कहा कि जिन देशी राज्यों के अपने उत्तराधिकारी नहीं है, अपना पर्सनल बच्चा नहीं है, वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा मान लिए जाएंगे। क्लियर है? इस नीति में क्या कहा गया था कि जिन देशी राज्यों के पास वे देशी राज्य जिनके अपने उत्तराधिकारी नहीं है, क्लियर है, वो राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा मान लिए जाएंगे। अर्थात इन राज्यों को गोद लेने की अनुमति नहीं होगी, बच्चे को गोद नहीं ले सकते। क्लियर है? ये कहा जा रहा है गोद निषेध नीति में, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इस नीति को लागू किया गया। अब आपसे पीटी में एक सवाल आता है कि इस नीति के तहत कौन कौन से राज्य जो है शामिल किए गए। क्लियर है? वही ध्यान रखने हमें पीटी के पर्पज से कि इसके माध्यम से कौन कौन से राज्य जो हैं शामिल किए गए। तो पहला राज्य ध्यान रखेंगे सतारा। अगला राज्य है जैतपुर, बघाट, है ना। सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, और एक राज्य ध्यान रखेंगे करौली। क्लियर है? सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ये राज्य हैं जो इस हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाए गए। जैसे ये 1848 का मामला है ना। जैतपुर 1849 का मामला है, और बघाट 1850 का मामला है, 1850, और उदयपुर 1892 का मामला है, झांसी 1853 का मामला है, 1853। क्लियर है? नागपुर 1854 का मामला है। इसी हर साल हर क्रम में जो है चीजों को शामिल किया जा रहा। करौली 1854 का मामला है। तो ये राज्य हैं, ध्यान रखेंगे, सतारा, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, जिसके माध्यम से इन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि इन राज्यों के पास अपना निजी उत्तराधिकारी नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई, आप देखिएगा, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हैं। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश के अगेंस्ट, ब्रिटिश के सामने वो नजर आ रही होंगी। क्लियर है? एक ये मामला है। डलहौजी की एक नीति को ध्यान रखेंगे। एक राज्य है आपका अवध। क्लियर है? तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया, है ना, उसको अलग से ध्यान रखेंगे। अवध राज्य है, डलहौजी ने, अलग से नोट करके लिख लीजिएगा, डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाया, और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का
ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया या हिस्सा बना लिया। क्लियर है? तो कुशासन का आरोप किस राज्य पर लगाया गया? बना लिया गया। ये ध्यान रखेंगे, बना लिया गया। अवध पर जो है डलहौजी के द्वारा कुशासन का आरोप लगाया गया है ना। ये शब्दावली पूछी गई है कि कुशासन का आरोप किस पर लगाया गया था, तो किस पे लगाया गया? अवध पर। क्लियर है? सवाल और आता है कि इस समय अवध के नवाब कौन थे? तो इस समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, ये अवध के नवाब हैं। क्लियर है? जो अवध के अंतिम नवाब कहे जाते हैं वाजिद अली शाह। इन वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम है बेगम हजरत महल, जो 1857 क्रांति में आपको नजर आएंगी, बेगम हजरत महल। ठीक है, ये इनकी पत्नी का नाम है। वाजिद अली शाह को पेंशन देकर के कलकत्ता भेज दिया ब्रिटिश ने, और अवध पर जो है अपना कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया। इसी को कहा जा रहा है अवध पर कुशासन का आरोप। तो ये राज्यों के नाम ध्यान रखेंगे डलहौजी के द्वारा, और ये अवध का मामला। क्लियर है? तो इस हड़प नीति के माध्यम से भी बहुत सारे राज्यों को शामिल किया गया, सायक संधि के माध्यम से बहुत सारे राज्यों को शामिल किया गया। क्लियर है? उसी क्रम में हमने कहा कि घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति, एक और पॉलिसी क्या थी? तो इसके बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि वॉरेन हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया। क्लियर है? इस नीति को लागू करने वाला कौन था? तो वॉरेन वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू की गई। अब ये है क्या और इसका उद्देश्य क्या है, ये दो बातें हमें समझ लेनी है। घेरे की नीति का मतलब ये हुआ कि जैसे आज के टाइम पे हम लोग बफर स्टेट की कल्पना करते हैं। बफर स्टेट का मतलब ये हुआ कि दो बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य जो है शक्ति संतुलन का काम करता है। जैसे भारत और चीन के बीच में नेपाल जो है शक्ति संतुलन काम करता है, तो नेपाल को हम लोग बफर स्टेट के तौर पर जानते हैं। जो भारत और चीन के बीच जो कई सारी चीजों को लेकर के संतुलन बनाने का काम करता है, उसको बफर स्टेट कहते हैं। क्लियर है? तो घेरे की नीति एक प्रकार से बफर स्टेट की नीति थी, इसको ध्यान रख सकते हैं। ये एक प्रकार की बफर स्टेट की नीति पर आधारित था, की नीति पर आधारित। अब ये आपके लिए बफर स्टेट का मामला क्या हो सकता है? आधारित। मैंने कहा बफर स्टेट का मतलब ये हुआ कि दो बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा राज्य है ना, दो बड़े राज्यों के बीच छोटा राज्य शक्ति संतुलन का काम करता है, शक्ति संतुलन का कार्य करता है। क्लियर है? जैसे ब्रिटिश ने बंगाल को जीता है ना, तो कहा जा रहा है कि बंगाल पर कंट्रोल करने के लिए अवध पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? मैसूर पर जो है कंट्रोल करने के लिए हैदराबाद के निजामों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है ना। मराठाओं के पेशवा पर कंट्रोल करने के लिए दूसरे राज्यों पर, जो इंदौर की होलकर, ग्वालियर के सिंधी, इस तरीके के लोग थे, उन पर कंट्रोल करना जरूरी है। क्लियर है? तो ये कहा जा रहा है घेरे की नीति, एक बड़े राज्य पर कंट्रोल करने के लिए छोटे राज्य पर नियंत्रण करना भी जरूरी है। क्लियर है? तो ये इस तरह की घेरे की नीति कही जा रही है। तो ये ब्रिटिश की जो नीतियां हैं, चाहे वो सायक संधि रही हो, चाहे वो डलहौजी की हड़प नीति है, या फिर जो कहा जा रहा है कि ये घेरे की नीति, इन सब का उद्देश्य यही है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार और विलय की नीति का परिणाम था, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य के एरिया को बढ़ावा दिया गया, उनके क्षेत्रों को जीता गया। इस नीति में किसी प्रकार का युद्ध व्यय भी नहीं हुआ, कंपनी का खर्चा नहीं हो रहा है ना, ब्रिटिश अधिकारियों की उसमें मृत्यु भी नहीं हो रही है, तो जन और धन दोनों की हानि से बचा जा रहा है। क्लियर है? इस तरीके की नीतियों ने ब्रिटिश साम्राज्य में बिना व्यय युद्ध किए ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ावा दिया गया।
लॉर्ड डलहौजी के बारे में एक सवाल ध्यान रखिएगा कि डलहौजी पर एक मेंस में सवाल है जिसको कहा जा रहा है कि डलहौजी ने युद्ध और शांति की नीति से ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ावा दिया। क्लियर है? तो जो डलहौजी है ना ने युद्ध व शांति की नीति से ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को बढ़ावा दिया, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कर दिया। तो ये सवाल मेंस में आया हुआ है, इसका आंसर ये हो सकता है कि कहा जा रहा है युद्ध। क्लियर है? तो ये डलहौजी के टाइम पर पंजाब का विलय किया गया। क्लियर है? पंजाब के साथ दो आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है, जैसे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। क्लियर है? और ऐसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 और 48 से 49 के बीच हुए, जिनमें लाहौर की संधि से पूरे पंजाब का विलय कर लिया गया। इन युद्धों का नेतृत्व पूरी तरीके से डलहौजी के द्वारा किया जा रहा है। क्लियर है? तो डलहौजी ने युद्ध के माध्यम से पंजाब का विस्तार किया, ये युद्ध का नीति हो गई। और जो आपने कहा शांति नीति से, तो इसमें जो हड़प नीति के माध्यम से जिन राज्यों को कैप्चर किया गया, हड़प नीति के माध्यम से जिन राज्यों को कैप्चर किया गया, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, है ना, झांसी, नागपुर, करौली, तो ये जो राज्य थे ये भी कैप्चर किए गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि डलहौजी ने जो है युद्ध और शांति के माध्यम से ब्रिटिश कंपनी के विस्तार को बढ़ावा दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से जो हमने कवर किया कि ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक राजनीतिक नीतियां, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश ने अपने साम्राज्य को